नमस्कार। आज की एक बड़ी अहम खबर है और ये किसी एक बहुत मकबूल संस्था ने ये रिपोर्ट तैयार की है। सीएमआई, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसने बताया है कि पिछले 5 वर्षों में 2 करोड़ 10 लाख लोग बेरोजगार, जॉब से बाहर चले गए। 2 करोड़ 10 लाख। और इस दौरान जो जॉब मार्केट में नए लड़के आए हैं, पुराने छोड़ दीजिए, जो नए युवा शामिल हुए हैं वो 12.5 करोड़। गौर कीजिएगा, जो पहले से अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा था वो तो चल ही रहा था। 12.5 करोड़ नए लड़के जो जॉब सीकिंग थे वो इसमें जुड़े। और इनके जुड़ इनका टोटल नंबर था 107.5 करोड़। ये युवा जॉब सीकर्स, ये 12 करोड़ 50 लाख पिछले 5 साल में बढ़ गए। लेकिन जॉब्स 2 करोड़ 10 लाख कम। वैसे बेहद चौंकाने वाली, बेहद चिंताजनक ये रिपोर्ट है। और इसमें यह बताया गया है कि इसमें से 45 करोड़, जो ये 107 करोड़ लड़के थे, युवा जो जॉब सीकर्स थे, इसमें 45 करोड़ ये मान के कि मुझे नौकरी मिलेगी ही नहीं, वापस गांवों में चले गए। आप गौर कीजिएगा, ये वापस गांव में चले गए। गांव की इकोनॉमी के लिए अब वो एक बोझ बन गए हैं, क्योंकि प्रोडक्टिव यूज उनका नहीं होता। पर उसी के बगल में एक और खबर है। अडानी वॉरेन बफेट को हटा के 5वें नंबर के दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। गौर कीजिएगा, इन दोनों सत्य को आपके सामने हम इसलिए रख रहे हैं कि जब तक आप दो सत्यों को नजदीक नहीं लाएंगे, आपके समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश में हो क्या रहा है। क्योंकि बाकी जो हो रहा है वो आपके मतलब का नहीं, आपके बच्चों के बहबूदी के लिए नहीं है, उनके कल्याण के लिए नहीं है, लेकिन वो आपको भुट्टी के रूप में पिलाया जा रहा है कि मस्जिद में अजान होगी तो हनुमान चालीसा भी होगा, बुलडोजर चलेंगे, वगैरह वगैरह। पत्थर पहला किधर से आया, इसमें आपको पूरी तरह से मुब्तला कर दिया जा रहा है। आपको पूरी तरह से इनक्रॉस कर दिया जा रहा है कि आप ये ना पूछे कि भाई रोजगार क्यों कम, और अगर हमारे रोजगार कम हुए तो ये अडानी का कैसे बढ़ गया। आप गौर कीजिए कि 2 करोड़ 10 लाख जॉब्स कम हुए हैं 5 वर्षों में। बढ़ना तो छोड़ दीजिए, कम हुए हैं। 12.5 करोड़ नए लड़के जॉब मार्केट में आए, जो पहले से थे उनसे बढ़ते हुए। पहले 95 करोड़ थे, 5 सालों में 107 करोड़ ये युवा हो गए हैं, 107.5 करोड़। ये 12.5 करोड़ जो बढ़े हैं, इसके अलावा भी जो बाकी थे, इस सब के बावजूद आज वो बिना रोजगार के 45 करोड़ लोग वापस गांव में चले गए हैं, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं रही है कि यहाँ जॉब मिलेगा। इसका क्या मतलब क्या है? और अगर ये अडानी का बढ़ रहा है तो हमारा क्यों कम, हमारी रोटी क्यों जा रही है? ये कौन सी इकोनॉमी है जिसमें कि अडानी की बढ़ेगी, हमारी रोटी चली जाएगी? अभी आपने देखा बोरिस जॉनसन आए थे, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, और आए थे तो उनका पूरी उनके जबरदस्त स्वागत हुआ उनका। और उन्होंने कहा भी कि ऐसा स्वागत तो मुझे लगता है कि मैं अमिताभ बच्चन हो गया हूँ, सचिन तेंदुलकर हो गया हूँ। गदगद हो गया पूरा देश। और एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें कहा गया कि भारतीय उद्योगपति इंग्लैंड में 35,000 रोजगार देंगे। भारतीय उद्योगपति इंग्लैंड में 35,000 रोजगार देंगे, लेकिन यही उद्योगपति अपनी हैसियत तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत में रोजगार कम हो रही है। अब ये रोजगार सरकार झूठ बोल सकती है, क्योंकि उसके पास एक पेच है इसमें। वो क्या करती है कि जो 45 करोड़ वापस गए हैं,
अब वो जॉब मार्केट में नहीं है, जॉब नहीं तलाश रहे क्योंकि निराश हो गए, को अपने पेट पालना मुश्किल हो गया था, शहर में रहना, उसके बाद खाना खाना, रोटी न मिलना, लिहाजा वो वापस चले गए। वापस चले गए तो टोटल नंबर ऑफ जॉब सीकर्स कम हो गया। चूंकि वो कम हो गया तो जो एम्प्लॉयमेंट रेट था, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, वो कम हो गया। सरकार इसी को लेके खेलती है कि साहब अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो पहले से कम हुआ है। दरअसल देखना यह है कि एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, आपने जॉब दिया कितने को, इसी में सरकार खेलती है। क्योंकि ये वाला आंकड़ा नहीं बताती है कि 45 करोड़ वापस चले गए गांव में, क्योंकि वो रहे 6 महीना। मैं एक अपने परिचित को जानता हूं जो हमारे गांव में कहीं बहुत ही नीचे के स्तर पे रहा है, वो अभी गुजरात गया और 20 दिन रहने के बाद अपना खर्चा करके खाना खा के वहां से चला आया कि कुछ नहीं मिला, फिर वापस गांव आ गया। तो स्थिति ये हो गई है कि आपको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इससे क्या होता है, जॉब्स इशू नहीं है, आज इशू ये बन गया है कि साहब वो जो पत्थर चला था, जब जुलूस जा रहा था तो किधर से चला था पहले, गोया कि इधर से अगर चला था तो उधर वाले को पूरा अधिकार हो जाता है। आज इशू क्या है, आप जरा सोचिए सरकार किन चीजों में व्यस्त है। जिग्नेश मेवाड़ी, एक दलित युवा, उसने कुछ प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्वीट किया, उनके बारे में कुछ ट्वीट किया, तो असम में एक एग्रीव्ड बीजेपी के नेता ने उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया। असम की पुलिस कितनी सतर्क है, जिग्नेश मेवानी को पकड़ ले गई और वहां पे जब जमानत के लिए अपील हुई, जेल में बंद हो गए, जमानत के लिए अपील हुई तो कोर्ट ने कहा भाई कोई केस ही नहीं बनता है, कोर्ट ने छोड़ दिया। जिग्नेश मेवाड़ी बाहर निकले तो फिर एक केस लगा दिया गया, 3 केसेस उनके ऊपर 3 दफाएं लगी हुई है, जिसमें एक था कि जो एसआई कि जो पुलिस की टीम लेके आपको आ रही थी, उसमें जो महिला एसआई थी, उसके जिसको कहते हैं कि उसको गलत ढंग से छुआ, उनके जिसको कहते हैं उनको मतलब कि वो किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जिग्नेश मेवानी पे ये केस लगा दिया गया। जरा सोचिए, गुजरात का युवा लड़का, उसने कुछ ट्वीट किया, असम में मुकदमा हुआ, असम के जज ने कहा कि नहीं नहीं कोई मुकदमा नहीं बनता, जमानत पे छोड़िए इसको। जैसे ही बाहर निकला तो उसपे उसको पता लगा कि उसने किसी दरोगा, महिला दरोगा से छेड़खानी की है और उनके अंगों को गलत ढंग से छुआ है, जब वो गिरफ्तार करके ले जा रही थी, जबकि पूरी टीम थी वहां पे। और कोर्ट में जब पहले वाले केस की सुनवाई थी तो इस बात का कोई जिक्र पुलिस ने नहीं किया था, लेकिन जब बाहर निकलते हैं छूट के तो फिर से बंद कर दिए जाते हैं कि अब तो साहब जरा गहरी दफा लगाओ, ये छूटेगा कैसे, क्योंकि गुजरात में चुनाव है। जिग्नेश मेवाड़ी दिक्कत कर सकता है, पिछली बार किया था 2017 में, किसी तरह से बमुश्किल तमाम गुजरात में बीजेपी जीत पाई, तो ऐसे लोगों को बंद करने में क्या दिक्कत है। सरकार इसमें पूरी तरह से मुब्तला है, पूरी तरह से इंगेज है कि जिग्नेश मेवाड़ी तलाशो, उसको पकड़ो, ताकि अगला चुनाव भी जीत जाए। अब इसका एक दूसरा रूप देखिए, एक ही दिन 4 खबरें आती, किस तरह सरकार बिजी है किन किन कामों में। सीबीएसई कोर्सेज बदल रही है, फैज अहमद फैज की दो वो थे, वर्सेस थे, दो शेर थे, उसको हटा दिया गया कि नहीं ये बच्चों की चेतना को वो करते हैं, दिक्कत करते हैं। अभी वही चल रहा था कि अगला एक खबर आई, उसी दिन की खबर है कि कर्नाटक में एक बीजेपी नेता के स्कूल में एसआई का एग्जाम हुआ और एसआई का रिजल्ट भी निकल गया। जब पेपर जांचा जा रहा था तो जिस लेवल का वो आंसर दे रहे थे वो एसआई के लेवल का था ही नहीं। तब जब वहां के जो सब लोगों ने ये कहा कि ये हुआ क्या है, तो पता लगा ये बीजेपी के एक नेता का स्कूल था जिसमें कि ये पूरा का पूरा हल किया गया है। मतलब हमारा दरोगा भी होगा तो अपना होगा, कम से कम वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का
नमस्ते सदावत सले मातृभूमि में पूरा जानता होगा, शायद ये मुराद होगी। तो वो जो एसआई का सिलेक्शन था उसके बारे में राज खुला कि साहब उन एसआई से जब पूछा गया तो वो तो ककहरा भी नहीं जानते थे उन सवालों का, लेकिन जो जवाब मिला था वो जबरदस्त मिला था। उस पे एक केस हुआ है। अभी तो यही चल रहा था। आप जरा गौर कीजिएगा कि तमिलनाडु ने अभी कल एक कानून पास किया है, एक बिल संसद असेंबली में पास किया है, जिसमें कि गवर्नर के हाथ से जो पावर थे वाइस चांसलर से अपॉइंट करने का वो हटा लिया, और उस शब्द चांसलर अपॉइंट करेगा इस शब्द को हटा के गवर्नमेंट कर दिया। गवर्नमेंट माने स्टेट गवर्नमेंट। गुजरात में पहले से है ये, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि साहब ये तो कयामत हो गई, ये तो तमिलनाडु ने क्या, जबकि गुजरात में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, पहले से है, कई सदियों से है, कई कई दशकों से है कि वहां पे सरकार अपॉइंट करती है। लेकिन तमिलनाडु में वहां के गवर्नर साहब इस बात में लगे, और तमाम जो वाइस चांसलर अपॉइंट हो रहे हैं हाल के दौर में, आप अगर उनको देखेंगे तो उनका एसोसिएशन कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से है। तो हम दरोगा भी अपना रखेंगे, हम वाइस चांसलर भी अपना रखेंगे। और अभी रुके रहिए, अभी 3 दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का उद्घाटन था। उसमें चीफ जस्टिस इंडिया बोल रहे थे। उन्होंने कहा मुझे 1 साल हो गया है, देश में 1108 हाई कोर्ट के जजेस के पद हैं, जिसमें से 388 खाली हैं। हमने 180 नाम भेजे थे, जिसमें 56 पे आज तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दर्द है, क्योंकि अक्सर हो रहा है कि सरकार रोक दे रही है, और ये कॉलेजियम का रिकमेंडेशन है और रीइटरेट भी हुआ है कई बार दोबारा। और कानून के हिसाब से जो जजमेंट है उसके हिसाब से अगर दोबारा कॉलेजियम ने वो नाम भेज दिए तो सरकार की अधिकार में नहीं होता है कि उसको ना करे। लेकिन नहीं करेगी तो आप कर क्या लेंगे? कुल मिला के यहां आके फंसता है, करेंगे कैसे? जिग्नेश मेवाड़ी को वो दरोगा शिकायत कर देगी, महिला होगी तो शिकायत कर देगी कि साहब मेरे साथ गलत व्यवहार किया था, गलत जगह छुआ था। आप क्या कर लेंगे? आप जाएंगे कहां? और जाएंगे कहां से एक किस्सा याद आता है। ये दर्द इसी का नहीं था। करीब 200 साल पहले 1830 में टॉकविल एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। उन्होंने अमेरिकन डेमोक्रेसी के बारे में बड़ा शोर सुना था, तो वो वहां गए उसको समझने गए। तो उन्होंने उसके बाद लौट के आके लिखा द टायरनी ऑफ मेजोरिटी, बहुमत का आतंक। उन्होंने कहा था कि आप जाएंगे कहां, इसके खिलाफ आप जाएंगे कहां? हर जगह तो उन्हीं के लोग बैठे हैं, हर जगह वो वही लोग बैठे हैं, क्योंकि सरकार ही रिकमेंड करेगी। तो सरकार किसको रिकमेंड करेगी? उन्हीं लोगों को करेगी जो एक खास बेंट ऑफ माइंड के होंगे। और आजकल आप देख रहे हैं कि जो नहीं थे उस बेंट ऑफ माइंड के, वो भी उस बेंट ऑफ माइंड में जाके और नमस्ते सदावत सले मातृभूमि में चिल्ला रहे हैं। वो साफा बांध के और किसी मस्जिद के सामने वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, यहाँ हनुमान चालीसा जरूर होगा, क्योंकि उनको ये पता है कि इसके बाद उनके दुख दर्द दूर हो जाएंगे और ये फिर कहीं ना कहीं लगा दिए जाएंगे, काम से लग जाएंगे। ये ये सब हो रहा है। आप देखें, रामनवमी के दिन, ठीक रामनवमी के दिन, झारखंड बहुत गरीब राज्य है, बहुत ही अनपढ़ राज्य है, उसके पलामू जिले के गांव में भूतों का मेला लगा और 8 राज्यों से लोग वहां गए थे अपने खुद के या परिवार के सदस्यों का भूत उतारने। 15-15 हजार रुपए वहां का ओझा और वो जो होते हैं वो सब दलाल उन्होंने लिया, उन लोगों से लेते हैं और वो एक हवन अग्निकुंड बनाते हैं, उनपे उसको झाड़ू मारते हैं, कहते हैं बोल कहां से आया है, बोल कहां से आई है, चुड़ैल या भूत जैसा भी हो। और फिर उस भूत को वो एक
पीपल के पेड़ पर कील से ठोक देते हैं और कहते हैं कि अब भूत ये ठोक दिया है यहाँ पे, अब ये भूत से तुम्हारा छुटकारा हो गया। 8 राज्यों के लोग वहां जाते हैं। जरा गौर कीजिएगा, ये जो भूत जिनको लगा था, दरअसल वो साइकियाट्रिक पेशेंट थे। उनको इलाज की जरूरत है, उनको मानसिक बीमारी है, उनको मॉडर्न मेडिसिन की दवाएं देने की जरूरत है। लेकिन नहीं, वो वही भूतों के मेले में जाएंगे और वहां पे बहुत सारे लोग होंगे, और वहां जो ओझा होगा वो 15,000 रुपए लेता है और भूत को पकड़ के और फिर वो पीपल के पेड़ से कील से ठोक के रख देता है। और आप देख सकते हैं कि वो कील से ठोका गया है। ये अलग बात है कि बदमाश भूत होगा तो 5 दिन बाद फिर से लग जाएगा। तो अब की बार जब जाएंगे तो ओझा कहेगा बहुत बदमाश था, मुझे लगता है कील ढीला था इसलिए निकल गया। फिर उसको आप ले आओ, फिर से पकड़ के उसको बांधते हैं, अब की बार मजबूत बांधेंगे। ये जो लोग ये कर रहे हैं, कीलों से ठुकवा रहे हैं, जो उंगलियां कीलें ठोकती हैं या ठुकवाती हैं, वही उंगलियां तो हमारा ईवीएम भी दबाती हैं। ईवीएम दबा के हमारा सांसद, हमारा विधायक, हमारा ग्राम प्रधान, ये वही उंगलियां हैं जो चुनती है ना। वही उंगलियां हैं जो पत्थर मार के डायन कह के एक औरत को मार देती है कि डायन है, पूरे गांव को खाने आई है। वो पत्थर मारने वाले हाथ ही हमारा ईवीएम दबाते हैं। तो हमें सुधार कहां से करना होगा? आज हम पूरी तरह से मुतमईन हैं कि भारत में साहब ये कैसे होगा कि हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाएगा और अजान होगा, लिहाजा मंदिर मस्जिद के सामने अजान करेंगे। दूसरा वाला कहता है तो हमारा हक भी है कि हम मंदिर के सामने अजान करें। ये अजीब सी स्थिति बन रही है, और ये सत्ता पक्ष इसलिए इस पे खुश है कि तब आप महंगाई की बात नहीं करेंगे, तब आप ये जो बेरोजगारी आपके सामने खड़ी है विकराल रूप लेके, तब आप इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो गौण हो जाएगा। आपके बेटे को नौकरी लगी कि नहीं, ये गौण हो जाएगा। मैं आज का प्रोग्राम कर रहा हूं तो एक तकलीफ से, दिल से तकलीफ है, इस तकलीफ को साझा करना चाहता हूं, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, इसको एक उसकी तरह ना देखें, मानसिक इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स की तरह ना देखें। जो भी हम कह रहे हैं, घर में बैठ के अगर आप यही करेंगे कि वाह साहब बहुत अच्छी बात कही है, या ये गलत कहा है, वो सही कहा है, तुम वो उस साइड के हो, तुम इस साइड के हो, तुम हिंदू विरोधी हो, तुम मुस्लिम विरोधी, आप इसको छोड़ दीजिए। आप इन हकीकत को देखिए, इन तथ्यों को जो कि इनकॉन्ट्रोवर्टिबल है, इनको देखिए। और मार्टिन लूथर किंग का आपको मैं पेश करता हूं, अगर आपको लगे कि हाँ वो सही है, तो आप कल से इस पे सोचना शुरू कीजिए कि इसको रोका कैसे जाए। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, वी विल हैव टू रिपेंट इन दिस जनरेशन, वी विल हैव टू रिपेंट इन दिस जनरेशन, not only for the evil words and deeds of the bad people, but for the appalling silence of the good people. हमें इसी जनरेशन में, इसी पीढ़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि गलत लोगों के काम पर हम कुछ नहीं बोले, गलत लोग काम करते रहे, सफल होते रहे, बल्कि इसलिए भी कि जो अच्छे लोग थे वो पूरी तरह से चुप बैठे रहे। अपॉलिंग साइलेंस, एक बहुत ही डरावना साइलेंस उनके अंदर हमने देखा, जो अपाल करता था हमें कि वो चुप क्यों है, अच्छे लोग आज चुप क्यों, ये देखने की जरूरत है। हमें मंदिर से ऐतराज नहीं, हमें अजान से ऐतराज नहीं है, हाँ हमें ऐतराज इस बात से है कि 2 करोड़ 10 लाख नौकरियां कैसे गई, और उस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है, उसमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी क्यों नहीं उसको डेवलप कर रही है। चिंता इसकी करनी चाहिए। हमें इसकी चिंता नहीं है कि आपने जल ढराई के दौरान राम भक्त कितने आए और कितने सड़क पे घूम रहे थे, उनको आपने क्या क्या सुविधाएं दी। हमारी चिंता यह है कि वो राम भक्त क्या नौकरी पा पाए हैं,
वो जो कांवड़ लेके यात्रा करते हैं और गया तक चले जाइए, यहाँ पे आप हरिद्वार चले जाइए सावन में, अभी आपका आप देखेंगे कुछ दिन में, उनकी संख्या करोड़ों में होती है। जरा गौर कीजिए, क्या उनको नौकरी भी मिली है? लेकिन सरकार उनको वो सुविधाएं तो दे रही है कि नहीं साहब, ये आएंगे रास्ता तो खाली रहेगा, रास्ता पूरा खाली रहेगा, जगह जगह लोग उनके लिए खाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, यहां तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो खाने की व्यवस्था रहे वो भी सोचें कि उन लोगों को क्या नौकरी मिल गई है, या वो 45 करोड़ है जो नौकरी की तलाश में आते आते अंत में नहीं मिला तो फिर गांव चले गए, अब फुर्सत है तो कांवड़ ढो रहे हैं। हमें इसकी चिंता करने की जरूरत है, और हम सबको ये हम लोग का दायित्व है। क्या होगा? सरकार जेल करेगी, कितना जेल करेगी? एक पुनीत काम के लिए जेल जाने में भी अंतर नहीं, लेकिन जो हालात बन रहे हैं इसमें ये मान के चलिए कि कुछ भी हो सकता है। ये संकट की घड़ी है, और सरकार, हम 5 किलो अनाज देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 किलो अनाज देके तुमने जो नौकरियां छीन ली है, क्योंकि अडानी का बढ़ रहा था, अंबानी को हर घंटे अगर 90 करोड़ का फायदा हो रहा है तो जरा सोचिए, ये कौन सी इकोनॉमी है जिसमें कि अंबानी का घर मजबूत होता जाएगा, हम गरीब होते जाते हैं? ये कैसे पॉसिबल है? तो आज हमें देखना ये है कि क्या हम चुप रह के इसको देखते रहें क्योंकि हमारी सैलरी आ रही है, क्योंकि हम मजबूत हैं, हमारा ड्राइंग रूम सुरक्षित है, महफूज है, ठंडा है, गर्मी में ठंडा है, जाड़े में गर्म हो जाता है, हम इस बात से खुश हो जाएं? गौर कीजिएगा, ये अगला आपका होगा। वो नवाज देवबंदी ने गलत नहीं कहा था, मेरे कत्ल, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है, आप बचिएगा नहीं, ये जो हालात रहे तो। लिहाजा हमें एक संयत गवर्नमेंट हो, अगर वो इन चीजों के लिए लड़ रही है, बेरोजगारी खत्म करने के लिए लड़ रही है, हमें कोई एतराज नहीं कि बेरोजगारी बढ़े तो भी, लेकिन अगर वो डाइवर्ट करके आपको इश्यूज दूसरे पकड़ा दे रही है और आप बकटूट की तरह उसे पकड़ के दिल से लगा लेते हैं और वही आपकी जिंदगी का सब कुछ हो जाता है, तब मेरी चिंता ये है कि वो तो जो भूत छुड़ाने गया था उसकी चेतना विलुप्त थी, लेकिन आप क्या कर रहे थे? आप गौर कीजिएगा, अगर ये आपको लगे कि हम बात जो कह रहे हैं उसमें वजन है और उसको अमल में लाना चाहिए, तो हम सबको ये क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को एक्शन फॉर्म में लाना होगा। एक्शन क्या होगा? हम जनता को गुमराह होने से बचाएं, हम जनता को जो बाइनरी क्रिएट की जा रही है उससे सिर्फ बचा लें। अगर हमने उससे बचा लिया तो ये एक बड़ा काम होगा जो हम करेंगे। आप जरा सोचिए, कोर्स इस समय इंपॉर्टेंट क्या है, और मुझे इसमें कन्हैया का एक बड़ा अच्छा लॉजिक याद आता है। वो यंग लड़का, मुझे लगता है कभी कभी वो हम लोग से ज्यादा अच्छा जक्सटापोज करता है फैक्ट्स को। उसने एक उदाहरण दिया, मैं अभी सुन रहा था, कन्हैया का कहना था कि एक उदाहरण देखिए, कितना सिंपल उदाहरण है लेकिन कितना पावरफुल है। कहा था कि आपके घर में परिवार है, 5 कमरे हैं, 3 भाई हैं, लेकिन 2 भाई इस बात से लड़ रहे हैं कि दक्षिण वाला कमरा वो लेगा कि बाकी दूसरे भाई लेंगे, इस बात की लड़ाई है। उसी समय अचानक मोहल्ले में आग लग जाती है जबरदस्त, और उसकी रफ्तार इस घर की तरफ आ रही है। तो उस समय आप आग बुझाने जाएंगे या इस बात के लिए लड़ेंगे कि दक्षिण वाला कमरा किस भाई को मिलना चाहिए, इसलिए आपस में लड़ेंगे? कुछ इसी तरह का इस देश में हो रहा है, और ये क्रिएट किया जा रहा है कि दक्षिण वाला कमरा किसका होगा, ये वाला मुद्दा उठा दो ताकि आग कहां लगी है ये सप्रेस हो जाए, और बाकी जब आग आ जाएगा तो कहेंगे विधि का विधान था, इसमें क्या किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर हम आपसे मिलेंगे, लेकिन आप मेरी बातों को थोड़ा सा गौर कीजिएगा जरूर। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।